Hello everyone, this is Khushi Pandey. You all are watching Wise with Suchi, where I discuss how to become a Sarkari Naukar like me. I am a grade C stenographer in Ministry of Home Affairs, and in this video I will tell you how to attempt your English section in your exam, and you can apply these tips and tricks in your mocks too, and it will really help you to avoid silly mistakes. And second thing, I will give you some tips and tricks, some last minute tips and tricks which will help you in your examination, which is going to be conducted on 6th of August 2025. और वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ एग्ज़ाम के बारे में बता दूं कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता है, इसमें इंग्लिश जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है और इसमें 100 क्वेश्चंस भी होते हैं। अगर आप इसे ऐसे ही बिना माइंड सेट के ऐसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो ट्रस्ट में इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, और आपके उतने अच्छे मार्क्स भी नहीं आ पाएंगे और आप सिली मिस्टेक्स भी काफ़ी ज़्यादा करेंगे। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा डिप्लोमेटिकली और थोड़ा सा मतलब साइकोलॉजिकली करते हैं तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे आ सकते हैं और आप सिली मिस्टेक्स भी अवॉइड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। इंग्लिश कैसे अटेम्प्ट करना है उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यू हैव टू ऑलवेज डिसाइड कि विच सब्जेक्ट यू वांट टू डू फर्स्ट। क्योंकि सबसे पहली बात है कि अगर आपका शुरुआत अच्छा रहेगा तो आपको डीमोटिवेट होने के चांसेस कम रहेंगे, आपका ओवरऑल एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और आपको कौन सा सबसे पहले करना है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले करना है, ये डिसाइड करना इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप देखिए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड किस में है, आप किस में सिली मिस्टेक्स कम कर रहे हैं और सबसे कम टाइम किस में लगा रहे हैं। इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस में आप तीनों में से पता कर लीजिए, लेकिन मेरी तरफ से आपको सजेशन रहेगा कि कभी आप जीएस से स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि जीएस में पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आप मतलब उसमें स्टार्टिंग में ही डीमोटिवेट होने का कोई चांस नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है, आप इसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। और मैं अपने लिए बता दूं कि मैं कैसे मैं कौन से ऑर्डर में करती थी। तो मैं सबसे पहले इंग्लिश करती थी, क्योंकि बचपन से ही आई वॉज़ वेरी फैसिनेटेड विथ इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छा लगता था। एंड दूसरी मैं रीजनिंग करती थी, और तीसरा मैं मतलब जीएस को मैं ऐसे रिशफल कर करके कभी जीएस, मतलब जब मैं रीजनिंग से बोर हो जाती थी या फिर मतलब ऐसा लग रहा है कि अब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो पहले मैं जीएस कर लेती थी, फिर रीजनिंग करती थी। तो देखिए, एसएससी स्टेनो में 100 क्वेश्चंस आते हैं विच इज़ रियली ह्यूज। अगर आप उसे एक बार में करने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आप उसे कर नहीं पाएंगे, आपका माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा और वहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स करेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप आपकी इंग्लिश को हमेशा 2 पार्ट्स में करें। पहला ग्रामर सेक्शन है, दूसरा कॉम्प्रहेंशन सेक्शन है। तो अब मैं बताऊँ कि मैं कैसे करती थी। तो मैं सबसे पहले क्या करती थी कि जितने भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे, जैसे कि स्पॉटिंग एरर हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया और वोकैबलरी, ईडियम फ्रेजेस, ये जितने भी 5 चीज़ें थी, मैं कोशिश करती थी कि पहले वाले में मतलब कि लगभग 20 से 22 मिनट में मैं ये सारे क्वेश्चंस कर लूँ। उसके बाद मैं कॉम्प्रहेंशन सेक्शन पे जाऊँ। देखिए, आप सोचिए कि ऐसा होता था ना, मुझे ना थोड़ा सा कॉम्प्रहेंशन सेक्शन में आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से और पीक्यूआरएस से मुझे थोड़ा ज़्यादा डर लगता था। इसीलिए मैं कोशिश करती थी कि उनको मैं सबसे लास्ट में करूँ, ताकि ऐसा ना हो कि उनको करने का थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लेते थे। तो मुझे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से मेरा और भी चीज़ें छूट जाएँ। तो इस चीज़ का रिस्क नहीं लेने के लिए मैं हमेशा ग्रामर को करती थी। तो अभी मतलब मैं पहले ग्रामर में जो ये तीनों मतलब ये 5 जो टाइप्स होते थे, मतलब 70 क्वेश्चन, 70 से 80 क्वेश्चन के अराउंड मैं कर लेती थी। उसके बाद मैं तुरंत जीएस पे मूव करती थी। देखिए, जीएस को हमेशा मैं एक ही बार में करती थी, क्योंकि जीएस में होता है ना कि अगर आप ज़्यादा सोचने लगो तो उसमें गलतियाँ करने की चांसेस ज़्यादा होती है। आप ओवर थिंक करने लगते हो ना, तो फिर वहाँ पे दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि इंग्लिश जीएस को हमेशा वन गो में करिए। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आपने मार्क्ड फॉर रिव्यू किए हैं, आप उसको कर सकते हैं दोबारा आके, लेकिन ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन आपने एक बार में देख के कर लिया है फिर उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली वो गलत ही होते हैं। हाँ, अलग बात है कि आपके केस में अलग हो, लेकिन मैं अगर फिर से लौट के आई हूँ जीएस पे और मैंने क्वेश्चंस बनाया तो वो 100% गलत होते थे। तो इसीलिए मतलब मैं जीएस पे कभी नहीं लौट के आती थी, मतलब वही 1-2 क्वेश्चन जो मार्क्ड फॉर रिव्यू रहते थे बस वही करती थी। इसके बाद मैं रीजनिंग पे जाती थी। मतलब मेरे इंग्लिश में अभी 80 क्वेश्चन हो चुके हैं,
और जीएस में मेरे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं अटेम्प्ट नहीं करती थी। और इतना हो चुका है। अब इसके बाद मैं रीजनिंग पे जा रही हूँ। मैं रीजनिंग में क्या करूँगी कि पहले मैं 40 से 45 क्वेश्चन जो होते हैं ये आसान वाले होते हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, बस आप जल्दी जल्दी करते जाइए, वो आसान वाले क्वेश्चंस होते हैं और ये सारे एग्जाम्स की बात होती है। तो पहले मैं 40 से 45 क्वेश्चन कर लेती थी। फिर अभी समझ लीजिए, अभी मेरे सिर्फ एक मतलब 70 मिनट हुए हैं, अभी भी मेरे पास 50 मिनट बचे हुए हैं इतना सब कुछ करने के बाद। तो मैं अब इसको करने के बाद सीधे अपने इंग्लिश सेक्शन पे फिर जंप करती थी। इंग्लिश सेक्शन में अब मैं सबसे पहले अब मेरे पास 3 चीज़ें बची हुई हैं, एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, दूसरा PQRS एंड तीसरा क्लोज टेस्ट। तो इन तीनों में भी आप डिसाइड कीजिए कि आपको सबसे पहला कौन सा करना है। जैसे मुझे इन तीनों में सबसे आसान क्लोज टेस्ट लगता था, क्योंकि क्लोज टेस्ट थोड़ा कहानी के फॉर्म में आता था और थोड़ा मतलब वो मुझे कंपैरेटिवली ईजियर लगता था सबसे। तो इसी वजह से सबसे पहले मैं क्लोज टेस्ट करती थी। और क्लोज टेस्ट को करने का तरीका ये है कि आप क्लोज टेस्ट को पहले जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, मतलब ऐसे ही कुछ भी ना समझ में आ रहा हो फिर भी पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद उसमें ऑप्शंस फिट करके देखिए। ये मतलब 100% प्रूवन है, मतलब इसमें आप जितनी गलतियाँ आप वैसे मतलब पहले ऑप्शन लगा के करेंगे उससे कम इसमें होगी। तो ये अच्छा तरीका है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। एंड सेकेंड वाला मैं करती थी कि इसके बाद मैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करती थी। मुझे PQRS से बहुत डर लगता था। PQRS मुझे मतलब मैं उसमें उतनी परफेक्ट नहीं थी, तो मैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करती थी। और इसमें भी तरीका ये है कि पहले आप क्वेश्चंस कर लीजिए, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए एक बार, फिर उसके बाद आप पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इससे पता होगा कि, और हाँ, जितने भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा। जैसे मान लीजिए कोई डेट पूछा है या फिर कोई ऐसे एक बार में पढ़ के देने वाले आंसर्स हैं, तो आप इसके शॉर्ट नोट बना लीजिए और उसी हिसाब से आप पढ़ते जाइएगा और थोड़ा टिक मारते जाइएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि PQRS, मैं इसके बाद तो PQRS ही करती थी। और मैं कोशिश करती थी कि मैं एग्ज़ाम में 90 से अबव ही अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि आपके अटेम्प्ट्स अच्छे होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि आपके 160 प्लस मार्क्स आएँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अटेम्प्ट्स अच्छे होने चाहिए। तो PQRS करने का तरीका ये है कि पहले एक बार उसको भी आप एक बार पढ़ के रफ आइडिया ले लीजिए कि किस बारे में है। और उसके बाद आप देखिए कि ऑप्शंस पे आइए। अगर जैसे मान लीजिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सब में D A करके, तो आप समझ लीजिए कि पहला ऑप्शन तो D होगा, उसके बाद A होगा, फिर उसके बाद आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप वैसे बिना ऑप्शंस के कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा और ये मतलब अच्छा तरीका भी नहीं है, इसमें आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इंग्लिश आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं, मतलब कि पहले आप ग्रामर सेक्शन करिए, फिर उसके बाद कॉम्प्रहेंशन सेक्शन करिए और ट्राई कीजिए कि थोड़ा शफल करके आप करिए। अब देखिए, जब मेरा इंग्लिश कंप्लीट हो जाता था, मैं सबसे लास्ट में जो वो 4-5 क्वेश्चंस बचे होते थे वो मैं करती थी। मतलब क्योंकि ऐसा होता था ना कि रीजनिंग यार मेरी उतनी सच में स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मतलब ऐसा होता था कि अगर मान लीजिए मैं पहले ये सोचूं कि मैं पहले रीजनिंग कर लूँ फिर इंग्लिश करूँ, तो मेरे सारा टाइम रीजनिंग ले लेता था। मैं एक क्वेश्चन में लिटरली 5-5, 8-8 मिनट लगाए। मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट होगा तो मैं आपको दे दूँगी। मैंने 8-8 मिनट तक लगाया है। तो इसीलिए ये एडवाइस नहीं किया जाता आपको कि पहले आप मतलब जो टफ क्वेश्चन है उसको लगा के उसको लगाइए आप इंग्लिश के आसान क्वेश्चंस को छोड़ के। सो अब बारी है लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स की। सो पहली चीज़ ये है कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है ग्रामर में जो आपको लग रहा है कि मतलब ऐसे आपने 50-60 सेकेंड दे दिए लेकिन फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ अब उस पर और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए। मतलब 10-15 क्वेश्चन करके आप फिर उस पर आइए। तो ये पता है, ये मोस्ट प्रोबेबली होगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट भूल गया है वो आपको याद आ जाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि अगर कोई क्वेश्चन है इंग्लिश का, लग रहा है कि मेरे से हो जाएगा और मतलब उस टाइम पे नहीं हो पा रहा है, तो मैं आगे बढ़ जाती थी और लौट के आती थी तो वो क्वेश्चन हो जाता था। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि समझ लीजिए आपके पास एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और एक इंग्लिश का क्वेश्चन है। रीजनिंग में आपको बहुत सारा टाइम लग रहा है, लगभग मतलब अभी आपने 2-3 मिनट खर्च कर लिए हैं लेकिन फिर भी उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ उससे मूव करके दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। क्योंकि जस्ट थिंक, इसमें भी 1 नंबर का वेटेज है, इसमें भी 1 नंबर का वेटेज है, तो टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या है? आप उसको छोड़ के उतने में आप कम से कम इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं।
तो इसीलिए अगर आपको जो क्वेश्चन ना आए तो उसको प्लीज़ अपने ईगो पे मत लीजिए कि नहीं मेरे एग्ज़ाम मतलब इस क्वेश्चन की वजह से मेरे नंबर कम आ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, एक दो क्वेश्चन आप स्किप कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप मतलब जो नहीं आ रहा है उसको तुरंत स्किप करके कोई आसान वाला क्वेश्चन कर लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और तीसरी चीज़ कि प्लीज़ मुझे पता है कि ये बहुत क्योटिक सिचुएशन है, बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हैं कि क्या होगा, सेंटर पे प्रॉब्लम होगा, सेंटर चेंज ना हो जाए। देखिए मेरा एक भाई भी है एंड ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन, लेकिन फिर भी हम उसे समझा रहे हैं और वो खुद भी समझ रहा है कि ये जो चीज़ें होंगी वो सबके लिए होंगी। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे कोई चीज़ें होती हैं तो वी विल लुक फॉर इट, हम इसके लिए मतलब मिलेंगे, मतलब जो भी करना होगा वो तो फर्दर की बातें हैं। लेकिन अभी आपके हाथ में ये है कि आप फुली प्रिपेयर्ड होके जाइए कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने दिमाग को ये बिल्कुल कोई बहाना मत दीजिए कि वहाँ पे जाने के बाद आपका कीबोर्ड काम नहीं करेगा या फिर मतलब टेंशन होती है, आई अंडरस्टैंड कि टेंशन होती है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा समझ के चलेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। एंड फोर्थ थिंग ये है कि आप प्लीज़ जैसे कल आपका एग्ज़ाम है तो अब आपका परसों ही एग्ज़ाम है तो प्लीज़ अब मॉक टेस्ट देना बंद कर दीजिए। मॉक टेस्ट देने में अब आपको मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि डीमोटिवेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस टाइम पे। तो मॉक टेस्ट बंद करके आप आज कल रात में अच्छी स्लीप लीजिए, खूब अच्छे से सोइए। मतलब कल रात में आप 7-8 बजे, अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है तो 7-8 बजे सो जाइए शाम को, और सुबह उठिए मतलब फ्रेश माइंड से जाइए एग्ज़ाम दीजिए। और अगर शाम का शिफ्ट है तो दोपहर में भी थोड़ा बहुत मतलब उस टाइम पढ़ाई तो बिल्कुल मत कीजिएगा, रिवीजन करना हो या फिर किसी फैमिली मेम्बर से बात करना हो तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट। और ये सारी चीज़ें। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, एनीथिंग रिगार्डिंग योर स्टडीज़, आप इस आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड मैं हमेशा आपको रिप्लाई करूँगी। आप करके भी देख लेना, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि ये पढ़ाई से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हो, कोई पर्सनल लाइफ की क्वेश्चंस ना हो। पर्सनल लाइफ के आंसर्स मैं क्या ही दूँगी, हम जिस 22 ईयर्स ओल्ड, मतलब उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं इस मामले में। हाँ, लेकिन आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो जस्ट यू कैन आस्क मी एंड आई एम रेडी टू आंसर यू ऑल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। और मुझे विश्वास है कि आपको ये सारी ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगे। सो आप अच्छे से परीक्षा दीजिए। मैं भगवान जी से प्रे कर रही हूँ कि भगवान जी आपके 150 नंबर से ऊपर ही आए, क्योंकि 150 में तो इस बार तो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भगवान जी करें कि आप सभी को नौकरी मिले, खूब बढ़िया सा नंबर आए, आप खूब अच्छे से सरकारी नौकर बने। सो आज के लिए इतना ही, और लव यू ऑल, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।